रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 15। के.एस.आर. उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठते हैं और उसे अपने साथ लाई हुई फाइल देते हुए कहते हैं, मेरी कहानी तो तुमने सुन ली, अब तुम अपनी प्रेम कहानी पर ध्यान दो। मायरा उलझन में फाइल लेते हुए, मतलब, लेकिन जब वह फाइल पढ़ती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह के.एस.आर. को गले लगा लेती है। ओह, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। के.एस.आर. उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, मुझे पता है कि तुमने ये कदम अभी तक इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुमने ज़रूर कुछ सोच रखा होगा। मायरा, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आपने मेरी मदद कर दी है, मुझे वजह देकर। फिर थोड़ा रुककर, तो क्या मैं कल जाऊं? के.एस.आर. नहीं, कल नहीं, कल सहाय फैमिली आ रही है। पापा ने एक छोटा गेट टुगेदर रखा है, डील होने की खुशी में। के.एस.आर. इतना कहकर, अच्छा जाओ सो जाओ तुम। मायरा, ओके बाय, गुड नाइट डैड। के.एस.आर. चले जाते हैं और मायरा बिस्तर पर बैठकर उस फाइल को देखने लगती है जिसमें अब आगे के.एस.आर. मायरा के कमरे से जा चुके थे और मायरा अपनी चमकती उन्मादी आंखों से उस फाइल को देख रही थी। वह एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी जो 1 साल पहले बिजनेस क्वीन माया और के.एस.आर. के बीच साइन हुई थी, जो कुछ कारणों से पूरा नहीं हो पाया था और के.एस.आर. इसे पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जा पाए थे। लेकिन मायरा के लिए ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, यह उसके अभियान तक पहुंचने का रास्ता था। के.एस.आर. को पता था कि अब माया की कंपनी को अभियान ही संभाल रहा है और यह प्रोजेक्ट भी वही पूरा करेगा। के.एस.आर. ने ये कदम सोच समझकर उठाया था, ये जानते हुए कि यह फाइल मायरा और अभियान को एक बार फिर आमने सामने ला देगी। मायरा उस फाइल को देखती रही और उसके होंठों पर एक जुनूनी मुस्कान थी। वह खुद से फुसफुसाते हुए बोलती है, बस 2 दिन और, बस 2 दिन, अभी, फिर मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें अपना बनाने, एक बार फिर, एक नए रूप में। इतना कहकर मायरा हंसने लगती है। वह अपने आप से आगे कहती है, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा, अभी कोई भी नहीं, मैं मौत से लड़कर भी तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता बेबी, कोई नहीं। इतना कहकर मायरा बिस्तर पर सीधी गिर जाती है और छत को देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लेकिन गहरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद उसने कुछ सोचा और अपने फ़ोन से एक कॉल मिलाया। सामने से आवाज़ आए, यस बॉस। यह आवाज़ इमोशनलेस थी, उसके गैंग के एक गार्ड की। मायरा अपनी उंगलियां उस फाइल पर फिराती हुई एक ठंडी और सख्त आवाज़ में बोलती है, कितने लोग शक के दायरे में हैं? सामने से जवाब आया, बॉस 35 लोग हैं अभी तक। मायरा उसी तेवर में कहती है, एक एक करके सबको उठा लो, मैं आ रही हूँ सबका हिसाब लेने। सामने से पुष्टि हुई, यस बॉस, कल तक काम हो जाएगा। मायरा ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, उसे एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। मायरा की धमकी सुनकर सामने वाला शख्स कांप जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है, यस बॉस, मिस्टर ए को कुछ नहीं होगा, हमारे गार्ड साय की तरह उनके साथ हैं। मायरा ने उसकी बात सुन बस हम कहा और कॉल काट दी और अपनी आंखें बंद करके वह एक बहुत धीमी पर खतरनाक आवाज में बोलती है, मायरा को सब कुछ बर्दाश्त है पर गद्दारी नहीं, और तुम सब ने मेरे साथ गद्दारी की है, इसका अंजाम तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। आ रही है तुम सब की मौत, डार्क डेथ। ये सब कहते हुए मायरा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मायरा ने अभी अभी न्यूयॉर्क में मौजूद अपने लोगों को फ़ोन किया था जो अभियान की सुरक्षा के लिए वहां थे। मायरा को शक था कि उनके ऑफिस में और लोग भी हैं जो उससे गद्दारी कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपने लोगों को सब पर नज़र रखने को कहा था। और इन सब में कुल 35 लोग निकले, कुछ माया के ऑफिस के, कुछ अभियान के ऑफिस के, कुछ उनकी सिक्योरिटी टीम के, कुछ उनके विला के नौकर और एक तो अभियान का असिस्टेंट भी था। मायरा को वैसे भी इन सब बातों का पता चलने के बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि कोई भी आदमी पैसों के लिए बिक जाता है, इसलिए ये लोग भी बिक गए। पर उन सब से एक गलती हो गई कि उन्होंने मायरा को मरा हुआ समझ लिया और बिना किसी डर के अपने गलत काम करने लगे। पर अब यही गलती उन्हें उनकी मौत के करीब ले जा रही है, एक दर्दनाक मौत। अगले दिन 11 बज गए थे और सभी का नाश्ता हो चुका था।
मायरा हॉल में सोफे पर अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेटी थी और दादी अपने हाथों से उसे फल खिला रही थी। क्योंकि कल के पैनिक अटैक की वजह से मायरा को हल्का बुखार हो गया था, इसलिए दादी उसकी सेवा में लगी थी। वहीं सानिया किचन में बर्तन धो रही थी। उसके सारे नाखून टूट गए थे क्योंकि वह कम से कम 2 घंटों से बर्तन धो रही थी, पर ये बर्तन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि मायरा बार बार कुछ न कुछ आकर सिंक में डाल देती थी। अभी मायरा ने किचन में जितने भी बड़े डिब्बे थे जिनमें सामान था, उनको नौकरों से बदलने को कहा था। वह सारे डिब्बे उसने सानिया को धोने के लिए दिए थे और खुद आराम से जानकी जी की गोद में लेटी अंगूर खा रही थी और अपना फोन चला रही थी। तभी उसके दादाजी राम जी का फोन बजता। उन्होंने कॉल उठाए और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उनके चेहरे के भाव बिगड़ने लगे। ठीक है, ध्यान रखना, इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। उनका बिगड़ा चेहरा देखकर जानकी जी ने तुरंत पूछती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? राम जी ने उनकी बात सुनकर एक नज़र बाकी घर वालों पर डाली। सब उन्हीं को देख रहे थे। मायरा भी अपनी गहरी नज़रों से उन्हीं को देख रही थी। राम जी एक गहरी सांस ली और कहा, आज सहाय परिवार दिन पर नहीं आएगा। गीता जी ने तुरंत पूछा, क्यों पापा जी, कोई बात है? कल तो उन्होंने बोला था कि वह आ जाएंगे। राम जी ने बताया, कल रात विक्रम पर हमला हुआ, जिसकी वजह से वह लोग आज नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर सानिया, जो सबकी बातें सुन रही थी, बाहर आ गई। क्या विक्रम जी पर हमला हुआ है? वह ठीक तो है ना दादाजी? राम जी ने कहा, हाँ वह ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई है, बस। जानकी जी ने पूछा, बस क्या, कुछ और भी हुआ है? राम जी ने खुलासा किया, हाँ, उन लोगों ने उसकी पूरी कार पर एक तारांकन डी डाल दिया और उसमें आग लगा दी और विक्रम पर भी हमला करने की कोशिश की, जिससे उसके एक हाथ पर एक तारांकन डी गिर गया और उसका पूरा हाथ इस वजह से खराब हो गया है। वह अभी घर पर है, पर डॉक्टर ने उसे उस हाथ का इस्तेमाल करने से मना किया है। अभी कुछ साफ नहीं है कि उसका हाथ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। उनकी बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब उनकी बात सुनकर बहुत डर गए थे, सिवाय के, और वह थी मायरा। उनकी बात सुनकर वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अपनी मुस्कान किसी से छुपा नहीं रही थी, बल्कि खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी यह मुस्कान बहुत ही खतरनाक थी। जानकी जी की नज़र उस पर पड़ती है। उन्होंने तुरंत मायरा का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी गोद में छुपा लिया। वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है, ताकि कोई उसकी यह भयानक मुस्कान देख न पाए। जानकी जी बहुत समझदार थीं। उन्हें शक हो गया था कि इसमें मायरा का हाथ हो सकता है, क्योंकि र ने उन्हें कल की पूरी घटना बता दी थी। पर एक और इंसान था जिसने मायरा की वह मुस्कान देख ली थी। वह कोई अजनबी था और मायरा की उस मुस्कान को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। वहीं मायरा भी मुस्कुराते हुए जानकी जी को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दादाजी की बात सुनकर दीपा जी उन्हें देखकर कहती हैं, पापा, तो आप उन्हें कल लंच पर आने के लिए मना कर दीजिए। हम लोग चलते हैं विक्रम को देखने। राम जी ने कहा, मैंने बोला था दीपा उन लोगों से, पर वह कह रहे हैं कि विक्रम नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमें कोई परेशानी हो, और वह ठीक है, इसलिए जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा, बस आज नहीं, कल। सानिया ने पूछा, पर दादाजी, विक्रम जी पर हमला किसने किया होगा? राम जी, विक्रम पता लगा रहा है। रात थी, इसलिए किसी का चेहरा या सबूत उसके हाथ नहीं लगा है। इसी तरह सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे थे। शाम का समय, यमी फेस। मायरा ऊपर अपने फ्लोर पर खड़ी नीचे हॉल में देख रही थी, जहां के दोनों भाई बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मायरा की पत्थर सी ठंडी आंखें उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। तभी उसके कानों में किसी की चीख पड़ी। वह उधर देखती है, जहां मही जी का पैर 2-3 सीढ़ियों से फिसल गया था और उनके सिर में हल्की सी चोट आ गई थी, जहां से थोड़ा सा खून बह रहा था। मायरा उन्हें गिरा देखकर जल्दी सी नीचे आने लगती है, पर तभी उसकी नज़र के भाइयों पर पड़ती है, जो माही जी को गिरता देख जल्दी से उनकी तरफ आ रहे थे। मायरा के चलते हुए कदम उन्हें देखकर रुक जाते हैं और उसकी आंखें हद से ज्यादा सख्त हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों में से एक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मायरा उस मुस्कान को देखकर अपनी मुठियां भींचती है और अपनी गर्दन टेढ़ी कर नीचे देखती है और फिर वहीं से छलांग लगा देती है।
वह बिजली की तेजी से जाकर माही जी को संभालते हुए उठाती है और अच्छी तरह पकड़कर हॉल में लगे सोफे पर बैठा देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन दोनों भाइयों को कुछ समझ ही नहीं आया। माही जी, जिन्हें बहुत दर्द हो रहा था, उन्होंने मायरा का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ ही पल में वहां डॉक्टर मौजूद थी और उनके साथ बाकी परिवार के सदस्य भी। तब तक के.एस.आर. भी वहां पहुंच चुके थे और वह माही जी के पास ही बैठे थे। डॉक्टर माही जी को चेक कर रही थी। तभी माही जी उनके दवा लगाने पर थोड़ा जोर से चीखती है और कसकर एक हाथ से मायरा का हाथ पकड़ लेती है और के.एस.आर. को गले लगा लेती हैं। वहीं माही जी को दर्द में देख मायरा डॉक्टर को गुस्से में देखकर कहती है, आराम से करो, दिख नहीं रहा उनको दर्द हो रहा है। के.एस.आर. भी उस महिला डॉक्टर को घूर कर देखते हैं। डॉक्टर उन दोनों की गुस्से भरी नजरों से डर जाती है। वह कहती है, वो मैम को दवा लगने में थोड़ा दर्द तो होगा ही। मायरा उसे घूर कर देखती है, दर्द होता है से क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है? अगर दर्द है तो उसे कम करो, कहीं ऐसा न हो कि आगे जाकर तुम्हें ही डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। इतना बोलकर मायरा इसमिरक करती है। के.एस.आर. भी डॉक्टर को देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहते हैं, आराम से कीजिए डॉक्टर, नहीं तो मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर अब माही को दर्द हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं उन दोनों की बात सुनकर डॉक्टर का सिर चकरा जाता है। वह धीरे से कहती है, यस सर। तभी जानकी जी आकर मायरा और के.एस.आर. को गुस्से में देखकर कहती हैं, चुप रहो तुम दोनों, डॉक्टर को क्यों डरा रहे हो? वह अपना काम सही से कर रही हैं। मायरा, पर दादी। जानकी जी, मायरा अब कुछ नहीं। डॉक्टर, आप कीजिए अपना काम। डॉक्टर माही जी पर पट्टी करके जल्दी से वहां से निकल जाती है और के.एस.आर. माही जी को कमरे में लेकर चले जाते हैं। अब हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। वहीं मायरा की आंखें लाल हो रही थीं, क्योंकि उसने सीढ़ियों पर तेल की कुछ बूंदें पड़ी हुई देखी थीं जब उसने माही जी को उठाया था। इसका मतलब साफ था कि जिसने भी ये किया था, जानबूझकर किया था। मायरा वहां पर एक नौकर को देखकर बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है, सारे नौकरों को बुलाओ। मायरा की आवाज सुनकर वो नौकर थर थर कांपने लगता है और घर के बाकी सदस्य उसे देखने लगते। के.एस.आर. भी माही जी को उनके कमरे में आराम से सुलाकर हॉल में आ चुके थे। कुछ ही देर में लगभग 20-25 नौकर हॉल में खड़े थे, सभी का सिर डर से नीचे झुका हुआ था। वहीं मायरा अपनी तीखी, शिकारी नजरों से हर एक को घूर रही थी। तभी उसकी नजर एक नौकर पर रुकती ही, जो इन सब का हेड था। मायरा ने अपनी आवाज को ठंडक देते कहा, यहाँ सिर्फ 25 लोग क्यों हैं? घर में काम तो कुल 26 लोग करते हैं। मायरा की बात सुन वह हेड नौकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है, मैम, मुझे भी नहीं पता, थोड़ी देर पहले तो वो यही था, अब नहीं दिख रहा है। उसकी बात सुनते ही मायरा की मुट्ठियां भींच गईं। वह जोर से चिल्लाए, किसने रखा था उसे सेरवेंट को? उसकी गुस्से भारी आवाज सुन हेड नौकर तुरंत घुटनों पर बैठ गया और हकलाने लगा, मैम, वो 2 हफ्ते पहले ही नौकरी के लिए आया था, तो गीता मैडम ने उसे रखा था। उसकी बात सुनकर मायरा की जलती हुई नजरें गीता जी पर जा टिकी। क्या आपने उसे रखने से पहले उसका एक चेक किया था? गीता जी, जो उसकी आंखों की तपिश से ही कांप गई थी, अपनी आवाज को बमुश्किल संभालते हुए बोली, नहीं। मायरा गुस्से में उनसे पूछती है, तो किस आधार पर आपने उसे काम पर रखा? गीता, वो माँ और दीपा दी उस दिन घर पर नहीं थी, तो मैंने। वह इतना ही बोल पाई थी कि मायरा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। अगर दादी घर पर नहीं थी तो आपको क्या जरूरत थी महान बनने की? देख लिया आपने अपनी लापरवाही का नतीजा, आज उसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। गीता जी, पर तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब उसने किया है? पर तभी जानकी जी उसकी बात बीच में काट, गीता, एक तो तुमने गलती की और अब तुम गलती मानने की जगह बहस कर रही हो। मायरा सबको एक नज़र देख बिना आगे बहस किए के.एस.आर. की तरफ देखकर कहती है, डैड, सारे स्टाफ और गार्ड्स को बदल दीजिए और जल्द से जल्द नया वेल्ट्रॉन स्टाफ रखिए। इतना बोलकर वह बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं के.एस.आर. भी मायरा के जाने के बाद गुस्से में सारे नौकरों को देखते हैं। मायरा राठौर हवेली से निकल सीधे अपने विला में आ गई थी।
उसका गुस्सा आसमान पर था। कशिश का मैसेज मिलते ही वह सीधे उस विला के टॉर्चर रूम में चली जाती है, जहां कशिश पहले से मौजूद थी। एक शख्स कुर्सी पर बैठा था, जिसका नाम डियो था। मायरा के आते ही कशिश उसे देखकर कहती है, बॉस, ये वही आदमी है जिसने उस रात आप पर हमला किया था, जब आप मंदिर से वापस आ रही थी मही मैम के साथ। मायरा ने कशिश की बात सुन गुस्से में उसे को घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, तो तुम्हें इसे पकड़ने में इतना समय लग गया? इतना स्लो काम करोगी तुम? जो दूसरा काम मैंने तुम्हें दिया था वह हुआ या नहीं? मायरा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर कशिश समझ गई कि उसका मूड खराब है। उसने सिर नीचे करके कहा, सॉरी बॉस, इसे ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। यह इंडिया से भागने की कोशिश में था, इसीलिए अब तक छुपा बैठा था। और जो अपना दूसरा काम था वह हो गया। थोड़ी देर में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। मायरा उसकी बात सुन उस चेयर पर बैठे आदमी को देखती बिना वक्त गवाए उस शख्स के पास जाकर साइड में रखा एक स्क्रू ड्राइवर उठा और उसे उसकी जांघ में गुस्से से घुसा देती है, जिससे वह शख्स चीखने लगता है। मायरा उसकी चीख सुनकर रुकी नहीं, बल्कि उस स्क्रू ड्राइवर को और अंदर घुसाती रही, और उसकी आंखों में देखकर वह बोलती है, सुना है तेरी चमड़ी बहुत मोटी है। तू कभी जिसके लिए काम करता है उसका नाम नहीं बताता। डियो उसकी बात सुन से कराहते हुए बोलता है, सही सुना है तूने। तू मुझे मार ही क्यों न दे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुन मायरा हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे जानना भी नहीं है तू किसके लिए काम करता है। बस आज मेरा मूड खराब है और तू उसे ठीक करेगा अपनी जान देकर। इतना कहकर मायरा ने वह औजार बाहर निकाला और दूसरी जगह घुसा दिया। आह, डियो जोर से चीखा। तुझे पता है, उस दिन मेरे साथ मेरी माँ भी थी कार में, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। इतना बोलकर मायरा ने फिर से वह औजार निकाला और दूसरी जगह घुसा दिया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। इसी तरह मायरा ने 10-12 बार किया। मायरा का चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे, पर उसकी आंखों में खून की प्यास अभी भी थी। उसने एक बार भी डियो से नहीं पूछा था कि वह किसके लिए काम करता है या उसने उसको मारने के लिए आदमी क्यों भेजे। डियो, जो शायद अपनी आखिरी सांस ले रहा था, दर्द से कराहते हुए बोलता है, प्लीज छोड़ दो, प्लीज, मैं बता रहा हूँ, वो सब मैंने मन। उसके इतना कहते ही मायरा स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देती है, जिससे वह मर जाता। उसके मरते ही मायरा एक लात उसकी कुर्सी पर मारती, जिससे कुर्सी नीचे गिर जाती और मायरा अपने खून से सने हाथों से एक सिगरेट निकाल उसे जलाकर वह कश लेने लगती। उसका गुस्सा अब जाकर थोड़ा शांत हुआ था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी उस इंसान के नाम जानने जिसने उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। वहीं कशिश मायरा को उलझन से देख रही थी, क्योंकि मायरा ने बिना नाम जाने ही डियो को मार दिया था। उसने मायरा को देखकर पूछा, बॉस, आपने उसका नाम जाने बिना ही उसे क्यों मार दिया? वो बस नाम बताने है वाला था। मायरा कशिश के सवाल पर उसे अपनी लाल आंखों से देखती है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसके पास जाती है, सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में उसे देखकर कहती है, तुम अभी उस काबिल नहीं हो जो मुझे समझ पाओ। और रही बात नाम जानने की, तो मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। इतना बोलकर मायरा खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगती है। वहीं कशिश की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गई थी। उसने मायरा को देखकर पूछा, बॉस, आपको पता है इन सब के पीछे कौन है? कौन है वो, बॉस? मायरा ने उसका सवाल सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा। तभी एक गार्ड उस कमरे के अंदर आता है। मैम, डीएनए रिपोर्ट। मायरा ने कशिश को रिपोर्ट लेने का इशारा किया, फिर पढ़ने का। कशिश ने रिपोर्ट ली और वह जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानी बड़ी होती जा रही थी। वह सहम कर मायरा की तरफ देखती है, जो सोफे पर बैठी स्मोकिंग कर रही थी। मायरा उसे खुद की तरफ देखता पाकर मुस्कुराए और बोली, क्या आया है रिपोर्ट में? कशिश उसकी बात सुन हकलाते हुए बोलती है, बॉस, शान और सानिया का बाप कोई और नहीं, मनीष राठौर है, KSR सर का छोटा भाई। इतना सुनते ही मायरा हंसने लगती है। उसकी ये हंसी सच में बहुत खतरनाक थी। शहर से दूर अंधेरा कमरा, जो उस अनजान शख्स का अड्डा था जिसे अब आप सब जान ही चुके हैं, वह कोई और नहीं बल्कि शान और सानिया के पिता मनीष थे। कमरे का दरवाजा चर्र की भयानक आवाज के साथ खुलता है और मिस्टर मनीष अंदर दाखिल होते हैं। हमेशा की तरह वहां मौत सा सन्नाटा और गहरा अंधेरा छाया हुआ था।
मिस्टर मनीष ने जाकर एक अकेला बल्ब जलाया। उसकी धीमी रोशनी में पूरा कमरा उजागर हो गया, जहां दीवारों पर राठौर परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं और सामने 6-7 बड़े आईने रखे थे। लाइट जलते ही मिस्टर मनीष की परछाई उन शीशों में दिखने लगी। काले कोट पैंट में खड़े मनीष की उन काली आंखों में नफरत, गुस्सा, लालच, बदला, एक वहशी जुनून और न जाने क्या क्या भाव साफ झलक रहे थे। मनीष की नज़र माही की तस्वीर पर जा टिकती और अचानक वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी एक जंगली सनक से भरी थी। वह हंसते हंसते रुक गए और माही की तस्वीर के इतने करीब चले गए कि जैसे उसे छू रहे हों। माही, माही, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें छूने वाला था, अरसे बाद। तुम्हें छूता तो कितना सुकून मिलता, थोड़ा सा ही सही, तुम्हें महसूस करता। फिर इतना कहते ही वह एक झटके में चीख पड़ते हैं, पर नहीं, हर बार की तरह आज भी मैं तुम्हें नहीं छू पाया। आह माही, कभी तुम्हारा वो पति, कभी तुम्हारी वो बेटी, हमेशा हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाते हो, हमारे बीच आ जाते हैं माही। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने मायरा को तुमसे दूर किया, ये सोचकर कि कुश और तुम्हारे रिश्ते में दरार आएगी। सब जानते हैं कुश अपनी बेटी से कितना प्यार करता है और जब तुम उसे अपनी बेटी से दूर कर दोगी तो कुश तुम्हें छोड़ देगा। पर वो तो बहुत चालाक निकला, चुपके चुपके अपनी बेटी से मिलता रहा। लेकिन माही, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी तुम्हारे पति से ज्यादा चालाक है। आज मैंने मान लिया। जिस तरह उसने एक झटके में मेरे सारे मोहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बिना किसी को शक हुए। दाद देनी पड़ेगी उसके दिमाग को। उसने एक झटके में घर के नौकर और गार्ड के भेष में मेरे जितने भी मोहरे थे, सबको उनकी जगह से हटा दिया। वाह, क्या बेटी पैदा की है तुमने। काश मायरा मेरी बेटी होती, पर मेरी किस्मत में तो वो दोनों निठल्ले निकले, जिन्हें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। जैसी वो कविता बेवकूफ थी, वैसी ही उसकी औलाद है। इतना बोलकर मनीष अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सामने लगी मायरा की तस्वीर को देखकर बोले, मानना पड़ेगा तुम्हें, मायरा। विक्रम ने सिर्फ तुम्हारा हाथ जरा सा छुआ था और तुमने उसकी यह हालत कर दी। फिर एक भयानक हंसी के साथ कहा, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे पता है, तुम बाप बेटी ड्यू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हो, पर तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि तुम पर हमला किसने करवाया था। मैं जानता हूँ कुछ तुम मुझ तक पहुँचने के लिए बेताब हो, और अगर तुमने ड्यू को पकड़ भी लिया तो भी वो मेरा नाम कभी नहीं लेगा। इतना तो मुझे उसकी फितरत का पता है। तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगी, कभी नहीं। और अगर गलती से तुम मेरा पता लगा भी लो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरी चालें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा आगे हैं। अभी तो मेरे पास वह हुक्म का इक्का है जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना बोलकर वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ आईने में अपनी परछाई को देखने लगता है। उसकी आवाज में कि कुछ ऐसा था मानो अभी एक ऐसा राज है जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है, और जिस दिन वह सामने आएगा उस दिन तूफान का आना तय है। खैर वो तो आगे पता चलेगा। इसे लगता है कि मायरा और के.एस.आर. को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बेचारा, वह ये नहीं जानता कि मायरा और उसकी माया से कोई नहीं बच सकता। तो ये कौन से खेत की मूली है। रात के गहराने पर मायरा घर वापस आ गई और अपने फ्लो पर जाने लगी। पार अचानक उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मनीष थे, जो अपनी गहरी आंखों से उसे ही घूर रहे थे। मायरा ने उन्हें देखा और अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उनकी तरफ जाने लगती है। उसके होठों पर मुस्कान तो थी, पर उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी और सर्द थीं। जैसे जैसे वह मनीष के करीब जा रही थी, मनीष को न जाने क्यों घबराहट होने लगी थी। वह अपनी नजरें चुराने लगते हैं, जिससे मायरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। वह धीरे धीरे उनके बिल्कुल पास आ गई। मनीष कुछ समझ पाते इससे पहले ही मायरा उनके बगल से गुजरी और सीधे के.एस.आर. के कमरे की तरफ चली जाती है। आज मायरा का उन्हें देखने का अंदाज कुछ अलग लगा। मनीष ने खुद से कहा, यह मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, कहीं इसे नहीं, ये नामुमकिन है। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां मायरा के.एस.आर. का दरवाजा खटखटा रही थी। के.एस.आर. दरवाजा खोलते हैं और मायरा मुस्कुराते हुए उनके कमरे में चली जाती है। मायरा को के.एस.आर. के कमरे में जाता देख मनीष ने खुद को समझाया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ।
वैसे भी यह पागल एक नंबर की है। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की तरफ चले जाती है। वह वहां माही जी को देखने के लिए बाहर काफी देर से खड़े थे। वहीं के के कमरे में मायरा सीधे जाकर उनके बिस्तर पर लेट जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि मायरा ने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। उसे देखकर कहते हैं, व्हाट इज दिस मायरा, पहले अपने जूते उतारो। लेकिन मायरा उनकी बात को अनसुना कर सीधा उनसे सवाल करती है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बिल्कुल न्यूट्रल थी। आप हमेशा से सब जानते थे, है ना? उसकी बात सुनकर उसे देखते हैं, फिर बिस्तर पर सो रही माही की तरफ देखते हैं जो शायद दवाई की वजह से गहरी नींद में थी। वह झुककर मायरा के जूते उतारते हुए कहते हैं, मैं जानता था। मायरा पूछती है, कब से? जब माही गर्भवती थी, उसी समय उन पर काफी हमले हुए थे। उसी समय मुझे इस बारे में पता चला था। मायरा की आवाज में गुस्सा था, तो वह अभी इस घर में क्यों है? उनकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं, फिर कहते हैं, वह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मायरा, आपका क्या मतलब है? आप मुझे नहीं बता सकते? उस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम हुई और आपने फिर भी उसे अपने घर में रखा हुआ है। मायरा, मेरे अपने रीजन हैं। मायरा ने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्या कारण हैं, लेकिन अब वह बस्ती इस घर में नहीं रहेगा। ज्यादा दिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और नहीं करूंगी। ये कहते हुए उसकी नजरें माही पर ठहर जाती हैं और वह जाकर माही को गले लगा लेती है। उसकी बात सुनकर कहते हैं, मायरा, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह अकेला इन सब में नहीं है, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मायरा माही की चोट देखती है जिस पर पट्टी बंधी थी। मायरा उस चोट को सहलाते हुए बोलती है, नो, ही विल पे फॉर दिस, ही विल पे विद हिज लाइफ। मायरा की आवाज बहुत धीमी थी, पर बेहद खतरनाक। मायरा से आगे कुछ नहीं कहते। वह जानते हैं कि अब मायरा उनकी कोई बात नहीं सुनेगी। वहीं मायरा माही को गले लगाए लगाए ही सो जाती है। वही कमरे में बैठकर अपना ऑफिस का काम करने लगते हैं। अगले दिन राठौर हवेली में चहल पहल थी। सहाय परिवार आज गेट टुगेदर में आने वाला था और अब वे सानिया के ससुराल वाले भी थे, इसलिए घर की महिलाएं नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज में कोई कमी रह जाए। माही जी आज रोज से ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब उन्होंने सुबह आंखें खोली तो उनकी प्यारी परी उनके पास एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें गले लगाकर सो रही थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वह अभी तक गई नहीं थी। 11 बजने को आए थे। मायरा देर से उठी थी, इसलिए वह अभी जिम में थी। थोड़ी देर में राठौर हवेली के बाहर लगातार 7-8 कारों का काफिला आकर रुकता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि सहाय परिवार था। एक एक करके सब लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। विक्रम, जिसका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी बंदा बड़ा बेशरम था, पूरी तरह से सजा धजा आया था, जैसे अपनी दुल्हन को देखने आया हो। विक्रम के दादा दादी मायरा के दादा दादी से बातें कर रहे थे, बाकी सब आपस में बात कर रहे थे। तभी सबके कानों में एक तीखी आवाज पड़ी, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि मायरा की थी, जो अपने प्रोटीन का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जब कोई उसका प्रोटीन शेक लेकर नहीं आया, तो वह गुस्से में खुद ही नीचे आ गई। लेकिन अभी उसकी नज़र हॉल में बैठे मेहमानों पर नहीं गई थी। सबकी नज़र मायरा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ चली गई। पसीने से भीगी मायरा अपने जिम आउटफिट में थी, एक काली ट्राउजर्स, ऊपर टैंक टॉप के साथ खुली क्रॉप जैकेट, जिसमें उसके एब्स साफ दिख रहे थे। मायरा का पूरा चेहरा लाल था, कुछ गुस्से में और कुछ जिम करने की वजह से। सब मायरा को देख रहे थे, कोई उसे देखकर खुश था, पर किसी की नज़रों के भाव बहुत अलग थे। वह था विक्रम। मायरा को देखकर उसकी आंखों के भाव अजीब हो गए थे। वह ऊपर से नीचे तक मायरा को देख रहा था। उसकी नज़रों में अब मायरा को पाने का पागलपन साफ दिख रहा था। वहीं मायरा की आवाज़ सुनकर माही जी किचन से बाहर आती हैं और उसे उसका प्रोटीन शेक देती हैं। मायरा प्रोटीन शेक लेकर वापस ऊपर जाने लगती है, पर तभी उसे सोना की आवाज़ सुनाई देती है, मायू दी। मायरा अपना प्रोटीन शेक लेकर ऊपर जा रही थी, पर सोना की प्यारी आवाज़ सुनकर मायरा अपने प्रोटीन शेक के साथ वहीं थम जाती है।
उसने पलट कर देखा तो उसकी नजरें पूरे राठौर परिवार पर पड़ी और फिर एक जगह जाकर थम गई, विक्रम के हाथ पर, जिस पर पट्टी बंधी थी। उस चोट लगे हाथ को देखकर मायरा के चेहरे पर एक माइस्ट्रियस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी सुना ने फिर से पुकारा, मयूदी। इस मासूम आवाज को सुन मायरा का ध्यान विक्रम के हाथ से हथसोना की तरफ चला जाता है। वह सीढ़ियों से उतरकर उसके पास जाने लगती है, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा चौंक गई और पलट कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि के.एस.आर. थे, जो उसे एक गहरी पर नर्म नजरों से देख रहे थे। मायरा ने उन्हें देखा और अपनी एक भान उठाकर पूछा, क्या हुआ? के.एस.आर. ने मायरा को देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? मायरा ने उनकी बात सुन बड़े ही चिल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जा रही हूँ से क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा? घर में मेहमान आए हैं, बस उनसे मिलने जा रही हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? वहीं सब लोग उनकी यह बातचीत सुन रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। के.एस.आर. ने मायरा को देखकर सख्ती से कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम पहले जाओ चेंज करो, उसके बाद ही तुम सबसे मिल सकती हो। और कोई बहस नहीं। वह ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने विक्रम की आंखों में अपनी बेटी के लिए एक खतरनाक पागलपन देख लिया था। वो जिन नजरों से वह उनकी बेटी को देख रहा था, उससे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मायरा उनकी बात सुनकर उन्हें पहले तो घूरती है, पर फिर अचानक मुस्कुराते हुए उनका गाल खींचकर कहती है, और माय पजेसिव डैड। इतना कहकर वह हंसते हुए ऊपर चली जाती है। मायरा कोई बेवकूफ नहीं थी। वह भी बहुत अच्छे से जानती थी कि कौन उसे किन नजरों से देख रहा है, इसलिए बिना ज्यादा बहस किए वह ऊपर चली गई। वहीं मायरा की इस प्यारी हरकत पर सब हैरान होकर के.एस.आर. को देख रहे थे। जहां पूरी दुनिया उनके नाम से डरती है, वहीं उनकी बेटी उन्हें ऐसे छेड़ती है। माही, जो उनके पास ही खड़ी थी, उनकी मुस्कान ही नहीं रुक रही थी। उन्होंने एक नज़र बाकी सब पर डाली, जो सब आपस में बातें कर रहे थे। तो वह भी के.एस.आर. के पास जाकर उनका गाल खींचती हुई धीरे से कहती है, ओह, आप सच में बहुत क्यूट और पजेसिव हो। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई जल्दी से किचन में चली जाती है। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी यह हरकत नहीं देखी, पर जब उन्होंने ये किया तो कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वहीं बेचारे के.एस.आर. उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये माँ बेटी अभी अभी उनके साथ क्या करके गई है। थोड़ी देर बाद मायरा तैयार होकर नीचे आती है और सबको ज्वाइन करती है। थोड़ी हेलो हाय करने के बाद वह अपने फ़ोन में लग जाती है, क्योंकि उसे कल जाना था, तो वह बस उसी काम में लगी हुई थी। तभी माही जी उसके लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लाती हैं। मायरा कॉफ़ी लेती है। वहाँ कुछ डील्स की बातें होने लगती हैं, जिसमें मायरा बता देती है कि आगे का काम सानिया करेगी, क्योंकि वह उसकी असिस्टेंट है। ऐसे ही सब बातें कर रहे थे। इन सब में विक्रम एक दो बार मायरा से बात करने की कोशिश करता है, पर मायरा के लिए तो जैसे वह मौजूद ही न हो। तभी मायरा को एक कॉल आता है। वह वहां से उठकर गार्डन की तरफ चली जाती है। कॉल कशिश का था। मायरा कशिश से बात कर रही थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है, जैसे कोई किसी पर बहुत गुस्सा कर रहा हो। मायरा के सेंस बहुत तेज हैं, तो उसे कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। मायरा आवाज का पीछा कर थोड़ा आगे जाकर देखती है तो गार्डन के बिल्कुल कोने में मनीष किसी से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। मनीष फोन पर कह रहे थे, यह क्या बकवास कर रहे हो? डियो अभी तक वहां नहीं पहुंचा। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कल ही यहाँ से निकल गया था। अगर पता नहीं चल रहा है तो पता लगाओ कहाँ है वह। कहीं उसे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। जल्दी से जल्दी मुझे पता लगा कर बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर वह गुस्से में फोन काट देते हैं और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये डियो कहाँ जा सकता है? कहीं के.एस.आर. ने उसे तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे आदमी हर पल उसके पीछे हैं। तो मायरा के पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं है, और मेरे लोग हमेशा उसके पीछे रहते हैं। मुझे जल्द से जल्द डियो को ढूंढना होगा। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाते हैं। वहीं मायरा दीवार से टिके हुए उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। वह कशिश को फोन करती है और उससे कुछ कहती है, फिर वह भी डेविल स्माइल करते हुए वहां से निकल जाती है। पर तभी उसके रास्ते में विक्रम आ जाता है।
उसे देखते ही मायरा का मूड खराब हो जाता है। वह उसे नज़रअंदाज करके वहां से जाने लगती है, पर विक्रम उसे रोकते हुए कहता है, रुको मायरा। मायरा उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है। विक्रम मायरा को देखकर कहता है, आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुमसे इतनी रूखी बात की। वह दरअसल तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। पर मायरा उसकी बात बीच में ही काटते हुए, सीधे मुद्दे पर आओ। मेरे साथ यह फालतू ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठियां कस लेता है और उसे देखकर कहता है, मायरा देखो, मेरे हाथ में चोट लगी है, फिर भी मैं बस तुमसे मिलने के लिए आज यहाँ आया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना दर्द हो रहा है, फिर भी तुमसे मिलने आया हूँ। तो क्या तुम मुझसे थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकती? मायरा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे पास खड़े होने में भी घिन आती है, तो बात करने की तो दूर की बात है। विक्रम उसकी बात सुनकर खुद को शांत कर लेता है। मायरा, क्या तुम प्लीज़ एक बार हमारे बारे में नहीं सोच सकती? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसकी बात सुनकर मायरा गुस्से में कहती है, ओह जस्ट शट अप। बंद करो अपनी यह बकवास। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, इसीलिए अपना ये गटर जैसा मुंह मेरे सामने बार बार मत खोला करो, गॉट इट? इतना बोलकर मायरा वहां से जाने लगती है, पर तभी विक्रम उसके सामने आ जाता है पर उसका हाथ नहीं पकड़ता। मायरा, क्या तुमने जो कल कहा वह सच था? मायरा को अब गुस्सा आने लगा था। वह उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहती है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मायरा कभी झूठ नहीं बोलती। इतना बोलकर मायरा वहां बिना कुछ सुने चली जाती है। वहीं मायरा के जाने के बाद विक्रम अपने दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में मारता है। आखिर यह इतनी कैसे बदल गई है? मैं इससे इतना प्यार से बात करता हूँ, फिर भी यह मेरी बात नहीं सुन रही। क्या करूँ मैं? फिर खुद को शांत कर। नहीं, अगर यह सीधी तरह से नहीं मान रही है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे यह मेरी बनने पर मजबूर हो जाए। इतना बोलकर विक्रम खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। डाइनिंग एरिया हैमबर्गर, फ्राइज, चिकन का पैर, मांस। सब लोग लंच के लिए टेबल बैठे थे, जो तरह तरह के पकवानों से भरी थी। मायरा, जिसका मूड पहले से ही खराब था, उसने सामने रखी डिशों को देखा और माही जी की तरफ देखकर बोली, क्या बस यही बना है? कुछ और नहीं बनाया आपने? मायरा की बात सुनकर सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि पूरी मेज खाने से भरी थी। गीता जी ने उसकी बात सुनकर ताना मारते हुए कहा, और क्या खाओगी तुम? इतना कुछ तो बना है आज, फिर भी ड्रामा कर रही है। बिना ड्रामा के तुझसे रहा नहीं जाता क्या? अरे सानिया से कुछ सीखो, वह सुबह से किचन में थी, उसने कितना कुछ बनाया है सबके लिए। फिर वह मोहिनी, विक्रम की माँ की तरफ देखकर कहती है, आपको पता है मोहिनी जी, आज का सारा खाना सानिया ने बनाया है, खासकर आप लोगों के लिए। देखिए, सबका पसंदीदा है। उनकी बात पर मोहिनी जी मुस्कुराते हुए सानिया को देखती है और कहती है, थैंक यू सानिया, तुमने इतना सब किया, वरना किसी को तो बड़ों से बात करना भी नहीं आता। वहीं मायरा जब सुनती है कि सारा खाना सानिया ने बनाया है, तो उसका मुंह और बिगड़ जाता है। अब वह इस खाने को छुएगी भी नहीं। वह एक नज़र सानिया को देखती है, जो अपनी तारीफ सुनकर बहुत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर तो मायरा को उल्टी करने का मन होने लगा। मायरा को पक्का पता था कि यह सारा खाना इस चुड़ैल ने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है, पर वह इन सब बातों को छोड़कर माही जी की तरफ देखकर कहती है, मुझे ये सब नहीं खाना। माही जी उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या खाएगी तुम? मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। मायरा उनकी बात सुनकर थोड़ा सोचकर कहती है, डोसा, मुझे डोसा खाना है। माही जी, ठीक है, तुम रुको थोड़ा, मैं अभी बनाती हूँ। लेकिन वह वहां से जा पाती, तभी उन्हें KSR की आवाज़ सुनाई दी, रुको माही। उनकी बात सुनकर माही जी रुक गई और उनकी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ? KSR, तुम बैठो। माही, पर मायरा को डोसा खाना है। KSR, तो वह खुद अपने लिए बना लेगी। तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए तुम यहीं बैठो। वहीं मायरा उनकी बात सुन उन्हें घूर कर देखने लगती है, फिर कहती है, यह क्या है? मैं क्यों बनाऊंगी, मुझे नहीं आता खाना बनाना। KSR मायरा की बात सुनकर उसे देखकर कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं, इसलिए चुपचाप उठो
किचन में जाओ और जो तुम्हें खाना है बनाकर लाओ। मायरा, नहीं, नहीं जाऊंगी, के.एस.आर. थोड़ी सख्ती से कहते हैं। मायरा। तभी गीता जी बीच में कूद पड़ती हैं। अरे भाई साहब, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जब वह कह रही है कि उसे नहीं आता तो नहीं आता होगा। अब हर कोई सानिया जितना होशियार तो नहीं होता ना। उनकी बात सुनकर के.एस.आर. की आंखें सख्त हो जाती हैं, लेकिन वह गीता की बात का कोई जवाब नहीं देते। उनकी नजरें बस मायरा पर थीं। वह मायरा को देखकर कहते हैं, जाओ मायरा। वहीं मायरा को गीता जी की बात सुनकर गुस्सा आता है। वह उन्हें घूर कर देखती है और मन ही मन कहती है, बहुत प्यारी लग रही है सानिया। जब पता चलेगा ना कि वह तुम्हारी प्यारे पति की अय्याशी का नतीजा है, तब मैं देखूंगी इनका कितना मुंह चलता है। फिर वह गीता जी की तरफ देखकर कहती है, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है सानिया, और अगर इतनी ही पसंद है तो गोद ले लो ना। मेरी मॉम और डैड का पीछा तो छूटेगा इस कचरे से। इतना बोलकर वह वहां से किचन की तरफ चली जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर सानिया और गीता दोनों गुस्से में उसे देखने लगती हैं। वहीं मोहिनी जी माही की तरफ देखकर कहती हैं, माही, तुम्हारी बेटी में तो बिल्कुल तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। माही जी उनकी बात सुनकर, ऐसा नहीं है मोहिनी, वह बच्ची है अभी। के.एस.आर. मुझे नहीं लगता कि आपको मायरा के बारे में कुछ कहने का हक है मिसेज सहाय। वह मेरी बेटी है तो मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। लगभग 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर मायरा अभी तक किचन से बाहर नहीं आई थी। जानकी जी भी के.एस.आर. से कह चुकी थी कि जाकर देखे कि मायरा क्या कर रही है। माही जी पिछले 10 मिनट में 20 बार कह चुकी थी कि उन्हें मायरा के पास जाने दिया जाए, उसकी मदद करने के लिए। पर के.एस.आर. ने किसी को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। उनकी बातों में मायरा के लिए एक अलग ही भरोसा था, जैसे उन्हें यकीन हो कि मायरा ये कर लेगी। सानिया और कुछ लोग जो मायरा को पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी अब इंतजार नहीं हो रहा था। उन सबको लग रहा था कि मायरा जरूर अपनी बेइज्जती करवाएगी। उन सबको इंतजार अब बस मायरा के किचन से बाहर आने का था। तभी सबका इंतजार खत्म करते हुए मायरा किचन से बाहर आती है। उन सबने सोचा था कि वह मायरा का रोता हुआ चेहरा देखेंगे, पर इसके उलट मायरा उनके इरादों पर पानी फेरते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मायरा को खाली हाथ देखकर एक मजाक भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। शान मायरा को देखकर कहता है, क्या हुआ मायरा, तुम तो डोसा बनाने गई थी, ऐसे खाली हाथ क्यों आए हो? ओह, क्या तुम्हें डोसा बनाना नहीं आया? उसकी बात सुनकर मायरा उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरती है, फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, ओह शान, तुम सबको अपनी तरह बेकार क्यों समझते हो? लुक, जब इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम उसे बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए, पर तुम्हारे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो तुम। कहो तो दोबारा याद दिलवाओ। इतना कह मायरा उसे एक डेविल स्माइल के साथ देखती है। मायरा की बात सुनकर शान की बोलती बंद हो जाती है। वह बस अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाता है। कोई कुछ बोलता, तभी किचन से 2 नौकर बाहर आते हैं। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी, जिसमें डोसा, उसके साथ सांभर और दूसरी ट्रे में वेज इडली, उत्तपम और 1-2 और चीजें रखी थी। जैसे जैसे वे लोग मेज के पास आते हैं, उस खाने की खुशबू पूरे डाइनिंग एरिया में फैल जाती है और हर किसी की नज़र उन ट्रे पर टिक जाती है। नौकर ट्रे मेज पर रखकर मायरा को परोसने आते हैं, पर मायरा उन्हें इशारा करके पीछे रहने को कह देती है। पूरी मेज पर तरह तरह के खाने से भरी थी, लेकिन वे सब अब मायरा के खाने के आगे फीके लग रहे थे। मायरा का बनाया हुआ खाना इतना फ्रेश, स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था कि सबके मुंह में पानी आ गया था। सानिया, गीता और मोहिनी का तो मुंह ही उतर गया मायरा के खाने को देखकर। सानिया ने गुस्से में अपनी मुठियां इस तरह भींच ली थीं कि उसके नाखून हथेलियों में चुभ गए। वहीं के.एस.आर. माही जी और जानकी जी के चेहरे पर एक दिल खोलकर आने वाली मुस्कान थी। मायरा ने अपनी प्लेट में खाना परोसती, फिर उस ट्रे को के.एस.आर. के आगे कर देती है। के.एस.आर. भी हल्की मुस्कुराहट के साथ मायरा की बनाई हुई डिश पहले माही को देते हैं और फिर अपनी प्लेट में लेते हैं। उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, जैसे उन्हें मायरा के खाने का ही इंतजार हो।
फिर मायरा की दादी ने भी वो खाना लिया। उन्होंने जैसे ही एक कौर लिया, उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका हाथ हवा में ही रुक गया। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर सब उन्हें देखने लगे। सबको लगा कि शायद मायरा ने खाना अच्छा नहीं बनाया। सानिया जल्दी से उन्हें एक ग्लास पानी देते हुए कहती है, क्या हुआ दादी? मायरा ने खाना अच्छा नहीं बनाया है क्या, जो आप ऐसा कर रही हैं? लीजिए दादाजी, आप ये खाएंगे, यह आपको अच्छा लगेगा। इतना बोलकर वह कुछ और उनकी प्लेट में देने लगती है, पर जानकी जी उसे बीच में ही रोक देती हैं। वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर मायरा की तरफ देखकर उसका माथा चूमते हुए कहती है, वाह, मेरी छोटी सी गुड़िया ने इतना अच्छा खाना बनाया। मैंने आज तक इतना अच्छा डोसा कभी नहीं खाया। सच में बच्चा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वहीं उनकी बात सुनकर मायरा मुस्कुराने लगती है और उन्हें गले लगाकर कहती है, ओह मेरी ब्यूटीफुल दादी, आखिरकार मैं आपकी ही पोती हूँ। मायरा की बात पर उसकी दादी हंसने लगती है। सही कहा तुमने। KSR माही और मायरा भी खाना खाते हैं। सच में खाना बहुत अच्छा था। माही जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पहली बार अपनी बेटी के हाथ का खाना खाकर। धीरे धीरे डोसा खत्म होने लगता है, क्योंकि अब गौतम और मायरा के दादाजी ने भी खाना शुरू कर दिया था, जो मायरा ने बनाया था। वहीं सोना, जो अपनी ललचाई नज़रों से कभी डोसा देखती तो कभी मायरा को, उसका बहुत मन कर रहा था डोसा खाने का। मन तो सबका कर रहा था, पर उनकी किस्मत में कहाँ था। मायरा सोना को देखती है, जिसकी नज़रें डोसे से हट नहीं रही थी। उसे देखकर मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर सोना को डोसा देती है और उसके गाल खींचती है, पर कुछ कहती नहीं। वहीं अपनी प्लेट में डोसा देखकर सोना के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाती है और वह मायरा को देखकर थैंक यू बोलकर खाने लगती है। उसके साथ उसका भाई यश भी उससे लड़ते हुए डोसा खाने लगता है। अबीर और यानिका जी भी खाते हैं। सब मायरा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, और इन्हीं सब में मायरा का बनाया हुआ खाना कब खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। वहीं विक्रम, जो अपने नंबर का इंतजार कर रहा था, उसके नंबर आने से पहले ही सब साफ हो गया। सानिया अपनी जगह पर जल भूनकर खड़ी थी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वह मन में कहती है, मायरा ने तो बस इतना ही खाना बनाया है, मीठा तो बनाया नहीं है, और मैंने तो सब इंतजाम पहले ही करके रखा है। इतना बोलकर वह एक तिरछी मुस्कान के साथ किचन की तरफ चली जाती है। सबका खाना लगभग हो गया था, तभी सानिया किचन से गर्मागर्म गुलाब जामुन लेकर आती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। वह सबको देखती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, मैंने आप लोगों के लिए खास गुलाब जामुन भी बनाए हैं, प्लीज़ आप लोग ट्राई करके बताइए कैसे बने हैं। इतना कहकर वह जानबूझकर नर्वस होने का नाटक करती है और सबको गुलाब जामुन देने लगती है। दादी दादा को देकर वह मायरा के पास आती है और उसे भी देने लगती है। मायरा उसे देखते ही सख्ती से मना कर देती है, मुझे नहीं चाहिए। मायरा की ना सुनकर सानिया एक बहुत ही भोला और दुखी चेहरा बना लेती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, मायरा तुम भी लो ना, मैंने पहली बार बनाए हैं, मैं तुम्हारे जितना अच्छा खाना नहीं बना सकती, पर प्लीज़ एक बार ट्राई तो कर लो। उसकी आवाज़ में एक मीठी सी चाशनी सा जहर था। मायरा का गुस्सा अब गुस्सा आने लगा था। उसने सानिया को देखकर थोड़ा चिढ़कर कहा है, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मायरा थोड़ा चिल्लाकर बोलती है। मायरा को चिल्लाता देख सानिया अपनी आंखों में आंसू लाकर मासूमियत का डोंग करते हुए कहती है, मायरा तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हें मीठा देना चाहती थी, क्योंकि तुमने मीठा नहीं बनाया है। पर क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे हाथों का कुछ खा भी नहीं सकती? इतना बोलकर वह सिर नीचे कर लेती है, जैसे सच में बहुत आहत हुई हो। मायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ओह प्लीज़ स्टॉप दिस ड्रामा, तुम्हारी असलियत मुझे पता है। तुम्हारे हाथ से तो पानी तक न लूं मैं, समझी? इसीलिए जाओ यहाँ से, मेरे सिर पर खड़ी होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन सानिया, जो आज पूरी तैयारी के साथ आई थी, उस कटोरी को मायरा के हाथ के पास रखकर उसका हाथ पकड़ लेती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है, मायरा आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करती हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि आज सबके सामने मेरा अपमान कर रही हो? मेरे इन लॉस भी यहाँ हैं और तुम सबके सामने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती।
वह सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी, जैसे वह सच में टूट रही हो। इतना बोलकर वह रोने लगती है। रिया, विक्रम की बहन, उसे रोता देख देख कहती है, सानिया, तुम क्यों इस घटिया लड़की के लिए रो रही हो? अरे, ये जलती है तुमसे और शान से, इसीलिए ये ऐसा करती है। ये सब करके ये सोचती है कि यह अपनी असलियत छुपा लेगी। मायरा अपने लिए घटिया शब्द सुनकर मुट्ठियां कस लेती है। उसकी आंखों में अब खून उतर आता था और वह अपनी जहरीली नजरों से रिया को देखती है। गीता जी भी कहती हैं, सानिया, रहने दो तुम्हें इस लड़की के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बाकी सबको दो गुलाब जामुन। पर सानिया फिर से मायरा को देखकर कहती है, नहीं छोटी माँ, मैं चाहती हूँ मायरा भी ये खाए और मीठा खाकर उसके दिल में मेरे लिए जो गिले शिकवे हैं वह मिटा दे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वह मुझसे और शान से ऐसे बात करती है। प्लीज़ मायरा, क्या तुम अपने मन में जो भी है उसे खत्म नहीं कर सकती? इतना बोलकर वह फिर गुलाब जामुन मायरा को देने लगती है। मायरा, जिसे अब बस अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल हो गया था, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं सानिया उसकी बात सुनकर मन ही मन शैतानी मुस्कान के साथ सोचा, यही तो मैं चाहती हूँ मायरा, कि तुम कुछ करो और फिर तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो। वह फिर गुलाब जामुन मायरा को देने लगती है और इसी सब में वह गुलाब जामुन का बाउल मायरा के हाथ पर गिर जाता है, जिससे मायरा की हल्की सी आह निकल जाती है और वह अपनी कुर्सी से उठकर 2 कदम पीछे हो जाती है। मायरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली थी कि उसकी नसें साफ दिख रही थीं। वहीं सानिया, जिसने सोचा था कि वह उस बाउल को अपने हाथ पर गिराएगी, मायरा के ऊपर गिरता देख वह भी डर जाती है और मायरा की लाल आंखें देख वह अपनी जगह ही कांप जाती है। तो आप क्या करेगी मायरा? क्या वो बदला लेगी सानिया से? क्या होगा जीआर वालों का रिएक्शन? और कैसे सानिया करेगी अपनी गलती एक्सप्लेन? क्या इरादे हैं सानिया के? क्या होगा अब आगे?